हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसबीआई क्लर्क 2025 डेली वीडियो सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लोज टेस्ट। जो आपको पता है कि आपके एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो, पीओ का एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी हो, क्लोज टेस्ट हैज ऑलवेज बीन अ प्रेवलेंट टास्क, हैज बीन अ प्रेवलेंट क्वेश्चन जो आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इवन एसएससी में भी पूछा जाता है। बट फर्क ये होता है कि इसका लेवल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। तो उसी लेवल के अकॉर्डिंगली आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट 1 के वीडियो में क्लोज टेस्ट के अंदर। पहले हम पैराजंबर्स कर चुके हैं, स्पॉटिंग एरर्स कर चुके हैं, सीक्वेंस के अंदर स्वैप द वर्ड्स कर चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर चुके हैं। काफी डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो सारे ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये क्लोज टेस्ट है। एक बार आपको ओवरव्यू लेना है इसका, ठीक है। ओवरव्यू आपको हमेशा हर्डली 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर एक ओवरव्यू लेना इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाए उस कॉन्टेक्स्ट को, और उसके बाद अपने वर्ड्स को फिलअप कर पाए। टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं। कभी आपको क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन के साथ पूछा जाएगा, कभी 6 या मैक्सिमम 7 के साथ। इवन हिस्ट्री उठाएं, अगर पिछले कुछ साल पहले की बात करें तो 10 नंबर के भी क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर बैकबोन, मतलब वो बहुत बड़ी सपोर्ट है ऑफ अ नेशंस डेवलपमेंट। किसी भी नेशन की डेवलपमेंट की बात हो तो इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। शेपिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। नाउ शेपिंग द ट्रेजेक्ट्री मतलब शेपिंग द पाथ, शेपिंग द पाथ ऑफ व्हाट, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ग्रोथ भी आए, सस्टेनेबिलिटी भी रहे, मतलब अब ऐसा ना कि फ्लक्चुएशंस बहुत हो जाए, कभी बहुत होगी इन्फ्लेशन, बहुत होगी, कभी डिफ्लेशन आ जाए, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। इन एन इंक्रीजिंगली डैश वर्ल्ड, इंक्रीजिंगली डैश वर्ल्ड, इतना पता है कि इंक्रीजिंगली एक एडवर्ब है, तो उसके बाद आपको एडजेक्टिव फिल करना है। चलो ओवरव्यू लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करते हैं क्वेश्चंस के टाइम पे। In an increasingly dash world, governments face the challenge of aligning domestic objectives and global expectations. Fiscal policies aimed at what? Aimed at dash public spending and revenue generation often clash with the need for immediate economic relief during crisis. तो यहां तक क्या समझ आता है हमें कि जो फिस्कल पॉलिसी है जिसका मोटिव है कुछ करना, क्या करना, पब्लिक स्पेंडिंग को कुछ करना, रेवेन्यू जनरेशन करना, ठीक है, अक्सर उसमें क्लैशेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीड होती है इमीडिएट इकोनॉमिक रिलीफ की ड्यूरिंग क्राइसिस के टाइम पे, इसलिए वो शायद मैनेज नहीं कर पाती। सिमिलरली ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैंडल करता है, विच फोकसेस, मॉनेटरी पॉलिसीज प्लूरल है, विच फोकस ऑन लिक्विडिटी, फंड्स कहां से आएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल को देखता है वो, रिक्वायर्स अ डेलिकेट बैलेंस, एक बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस चाहिए, टू अवॉइड डैश इफेक्ट्स, कैसे इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, सच एज हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, या फिर डिफ्लेशन हो गई। मोर ओवर इसके साथ साथ ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, अब कुछ चैलेंजेस की बात की इसके बीच में, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, फर्दर डैश द कॉम्प्लेक्सिटी को, प्रॉब्लम को डैश कर देती है ऑफ पॉलिसी मेकिंग। वाइल इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज असेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी इसमें। इट इज ऑफन हिंडर्ड बाय, अब इसको भी हिंडर किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हिंडर्ड बाय व्हाट, इंटरेस्ट्स, डैश इंटरेस्ट्स के द्वारा। लीविंग नेशंस टू ग्रैपल विद, मतलब टू फाइट विद कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज फॉर पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या, द नीड फॉर अ फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच बैक्ड बाय रोबस्ट डेटा एनालिसिस, ठीक है, बैक्ड बाय जिसको सपोर्ट हो रोबस्ट डेटा एनालिटिक्स की। रोबस्ट होते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रैशनल, and technological innovation की has never been more critical. Ultimately, result क्या निकलता है, the success of economic strategies depends not only, ना तो सिर्फ डिपेंड करती है उनकी फॉर्मुलेशन पे, बल्कि उसके साथ साथ their effective dash and timely evaluation. तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, एक ओवरव्यू हमने ले लिया। सबसे पहला जो आपको ब्लैंक स्पेस फिल करना है, उसके लिए कुछ 2 लाइंस मैंने चेरी पिक की हैं। हमेशा जो भी ब्लैंक स्पेस होता है दोस्तों, उसके पहले एक लाइन या बाद की लाइन को हमेशा कंसीडर करना, उसके बाद ब्लैंक स्पेस को फिल करना, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है, ठीक है। अब इसमें था इन एन इंक्रीजिंगली डैश वर्ल्ड, मुझे इतना क्लियर है कि वर्ल्ड यहाँ पे नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आगे एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए आगे एडवर्ब ऑलरेडी गिवन है, तो आएगा एडजेक्टिव। और मैं अगर देखता हूं सारे वर्ड्स को, तो सारे ही दोस्तों एडजेक्टिव्स हैं जो हैं पास्ट पार्टिसिपल्स, बट पास्ट पार्टिसिपल्स हो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हो, होते तो लास्ट में वो एडजेक्टिव्स ही हैं, राइट। तो कैसा वर्ल्ड, इंक्रीजिंगली डैश वर्ल्ड, आगे लिखा है
गवर्नमेंट्स फेस चैलेंज, गवर्नमेंट को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अलाइन करना किसको, मतलब बैलेंस बनाए रखना डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स जो उनके लोकल डोमेस्टिक अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, साथ साथ ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस को भी, जो ग्लोबली एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की। दैट मीन्स वर्ल्ड कैसा है, ठीक है, जब दोनों के बैलेंस को बनाने की बात आ रही है तो वर्ल्ड कैसा है, वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, मतलब सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू कहें, चाहे इंटरनेट के थ्रू कहें, चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू कहें। पहला वर्ड है इंटरकनेक्टेड, दोस्तों दूसरा वर्ड है फ्रेगमेंटेड, तीसरा वर्ड है ऑटोनोमस, फोर्थ इज आइसोलेटेड एंड फिफ्थ इज डिटैच्ड, ठीक है। तो आपको इन पांचों में से एक ऑप्शन डिसाइड करना है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड आई आस्क यू टू टेल मी द आंसर्स इन कमेंट बॉक्स, आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट हुए, ठीक है। सो इन एन इंक्रीजिंगली डैश वर्ल्ड, इन एन इंक्रीजिंगली अगर मैं कहता हूं डिटैच्ड, तो डिटैच तो दोस्तों आइसोलेटेड भी होता है, जिसको अलग कर दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेट करके अलग रख दिया आपने, उसी को आइसोलेटेड कहते हैं, उसी को डिटैच्ड कहते हैं। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखो, जब दो वर्ड्स का मीनिंग एक जैसा हो तो उनको पहले बाहर निकाल फेंको, ठीक है, उनको एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आइसोलेटेड लगाता हूं तो डिटैच्ड क्यों नहीं, डिटैच्ड लगाओ तो आइसोलेटेड क्यों नहीं, राइट। ऑब्वियस सी बात है, दो वर्ड्स ऑप्शंस नहीं हो सकते, इसलिए डी और ई एलिमिनेट हो जाते हैं। अब दोस्तों फिर कहते हैं ऑटोनोमस वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड ऑटोनोमस है, मतलब ऑटोनोमी यहाँ पे चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप काम करती हैं, तो फिर गवर्नमेंट्स को क्यों चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, राइट। गवर्नमेंट क्यों फेस करती है चैलेंजेस को, अगर ऑटोनोमस इकोनॉमी है, ऑटोनोमस वर्ल्ड है इंक्रीजिंगली, तो ऑप्शन सी भी निकल गया। फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, अगर फ्रेगमेंटेड है फिर तो बैलेंस बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। फ्रेगमेंटेड है तो ऑब्जेक्टिव डोमेस्टिक जो है उनको भी कर लिया जाएगा फुलफिल, और साथ में ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस, ये तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल क्यों करना है, क्योंकि शायद हमारी कंट्री या कोई भी पर्टिकुलर कंट्री ग्लोबली कनेक्टेड है सारे वर्ल्ड के साथ, सारी की सारी कंट्रीज के साथ। फ्रेगमेंटेड तो छोटे छोटे हिस्सों में बटे होना को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी निकल गया। ऑब्वियसली आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन ए, इंटरकनेक्टेड। इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, जो लगातार इंटरकनेक्ट होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं, जैसे जैसे इंटरनेट का यूजेज बढ़ रहा है या फिर सोशल मीडिया का, ठीक है। तो इसलिए आपका फर्स्ट ब्लैंक स्पेस का आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले की तरफ। दोस्तों अगला जो ब्लैंक स्पेस है उसके आसपास की लाइंस क्या है, अब जानते हैं। पहले फिजिकल पॉलिसीज की बात हुई थी, बाद में मॉनेटरी पॉलिसीज की बात हुई थी, राइट। तो फिजिकल पॉलिसीज एम्ड एट डैश पब्लिक स्पेंडिंग, तो उनका मेन मोटिव क्या है, पब्लिक स्पेंडिंग को क्या करना है, और साथ में ये भी लिखा है एंड रेवेन्यू जनरेशन। अब दोस्तों एंड के बाद अगर रेवेन्यू जनरेशन है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एंड के पहले ही कुछ ऐसी रिलेटेबल बात हुई होगी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा है तो पहले भी किसी पॉजिटिव एक्सप्रेशन में भी बात होगी, तभी बीच में एंड लगा है, बट तो लगा नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक स्पेंडिंग को डैश करना और रेवेन्यू जनरेट करना, तो रेवेन्यू कैसे आएगा, जब पब्लिक पैसा खर्च करेगी, ठीक है, पैसा खर्च करेगी, चीजें खरीदेगी, तो ऑब्वियसली मार्केट में पैसा आएगा और रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट। ऑफन क्लैश विद द नीड फॉर इमीडिएट इकोनॉमिक रिलीफ ड्यूरिंग क्राइसिस, तो रेवेन्यू जनरेशन तक तो ठीक है, लेकिन अक्सर क्लैश कहां होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है इमीडिएट इकोनॉमिक रिलीफ की क्राइसिस के टाइम पे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फिजिकल पॉलिसीज का मेन एम क्या है, क्योंकि दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए कि फिजिकल पॉलिसी जब इंप्लीमेंट करते हैं ये किस लिए की जाती है। जो गवर्नमेंट है बेसिकली उसकी जो भी अर्निंग्स है, ठीक है, वो डिफरेंट सोर्सेज से आती हैं, स्पेशली टैक्सेस से, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी को लागू उस टाइम पे किया जाए जब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स होती हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर है, उन स्पेंडिंग्स को एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बढ़ाई जाए। तो किसी भी गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं कि वो किसी भी तरह की बड़ी आपदा या कैलेमिटी से बच सकती है, मतलब इकोनॉमिकल क्लैश नहीं होगा। तो चलिए इसके साथ इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो फिजिकल पॉलिसीज एम्ड एट कर्बिंग पब्लिक स्पेंडिंग, अगर पब्लिक स्पेंडिंग को कर्ब कर देंगे, मतलब उनको रोक ही देंगे। कर्ब करने का मतलब क्या होता है, किस चीज को रोकना, उसको कंट्रोल करना। तो फिर रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगी भला, ठीक है। तो कर्बिंग ऑप्शन ए तो गलत हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों फोस्टरिंग, फोस्टर करना किसको, पब्लिक स्पेंडिंग को। दोस्तों फोस्टर वर्ड का मतलब होता है टू सपोर्ट और हेल्प, किसको करना, पहली बात तो यूज पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही होता है, किसी भी चीज की डेवलपमेंट हो या फिर किसी भी चीज की ग्रोथ हो रही है, जो उस ग्रोथ को सपोर्ट करना या उस ग्रोथ को क्या करना, हेल्प करना बढ़ने में, उसको कहते हैं फोस्टर करना।
अब पब्लिक स्पेंडिंग को फोस्टर तो नहीं किया जाएगा, दिस इज नॉट सॉर्ट ऑफ एनी थिंग दैट इज बीइंग डेवलप्ड और दैट इज बीइंग ग्रोइंग, राइट। तो पहले उसको एक्टिव करना पड़ेगा ना, पब्लिक ग्रोथ, पब्लिक स्पेंडिंग एक्टिव करनी पड़ेगी कि लोगों के पास कैपेसिटी है पैसा खर्च करने की, तभी रेवेन्यू जनरेशन हो पाएगी। देन है रेगुलेट। दोस्तों जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जो मनी होती है उसको रेगुलेट किया जाता है, पब्लिक स्पेंडिंग को रेगुलेट नहीं किया जाएगा। और रेगुलेट करने से रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं आएगी, अगर आप रेगुलेट उसको ठीक तरीके से कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेशन आएगी कहां से, ठीक है, जब पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये पब्लिक स्पेंडिंग जो है उसको बढ़ाया जाए या फिर पब्लिक स्पेंडिंग को एक्टिव किया जाए, ठीक है, कि पब्लिक स्पेंड कर सके पैसे को। तो रेगुलेटिंग वर्ड गलत हो गया। अगर उनका एम क्या है, स्टिमुलेटिंग पब्लिक स्पेंडिंग। दोस्तों स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग समथिंग मोर एक्टिव, मेकिंग समथिंग मोर एक्टिव, कि कोई भी चीज जो स्टैग्नेंट पड़ी है, ठीक है, एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रही, स्टैग्नेंट है, स्टैटिक है, उसको और ज्यादा एक्टिव बनाना ताकि वो डायनेमिक हो जाए और वो चीजें रेगुलेशंस में आ जाएं, मतलब वो काम करना शुरू कर दें। तो इनका एम है पब्लिक स्पेंडिंग को स्टिमुलेट करना, विच मीन्स उसको मोटिवेट करना या फिर उसको और एक्टिव बनाना, ठीक है, एनकरेज करना कि पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ सके, बढ़ेगी तभी तो रेवेन्यू जनरेशन होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। रैशनलाइजिंग भी इसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से इसका आंसर रैशनलाइजिंग नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन डी, दैट इज स्टिमुलेटिंग। अच्छा, स्टिमुलेटिंग के साथ एक वर्ड और बता दूं, एक होता है सिमुलेट करना। सिमुलेट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, कि कोई चीज हो सके उसको सिमुलेट करना कहते हैं, ठीक है, या इसको आप इमिटेट करना भी कह सकते हैं, किसी चीज को भी कॉपी करना। लेकिन स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, ठीक है, या फिर उसको और ज्यादा एक्टिव बनाना, दैट इज स्टिमुलेट, ओके। थर्ड ब्लैंक स्पेस है जी, सिमिलरली, सेम उसी मैनर में मॉनेटरी पॉलिसीज भी जो है विच फोकस ऑन व्हाट, लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, रिक्वायर अ डेलिकेट बैलेंस। अवॉइड क्या करने के लिए, एक डेलिकेट बैलेंस की उनको भी जरूरत होती है, क्या अवॉइड करने के लिए, अवॉइड डैश इफेक्ट्स। इफेक्ट्स नाउन है तो पता है कि आएगा दोस्तों एडजेक्टिव ही। अवॉइड डैश इफेक्ट सच एज हाइपर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसे इफेक्ट्स को कम किया जा सके, ठीक है। तो वो कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं दोस्तों, एडवर्स इफेक्ट्स, एडवांटेजियस इफेक्ट्स, इंट्रिंसिक इफेक्ट्स, सैंग्विन इफेक्ट्स या इंसरमाउंटेबल इफेक्ट्स। अब दोस्तों इंसरमाउंटेबल का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, तो इफेक्ट्स कैन नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, तो ऑप्शन ई आपका एलिमिनेट होता है। दोस्तों सैंग्विन का मतलब होता है होपफुल, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक कोई भी, ठीक है, तो सैंग्विन इफेक्ट्स भी नहीं हो सकते। इंट्रिंसिक होता है दोस्तों हेरिडिटरी, जो इनबोर्न हो, इनएट हो, इनेट हो, जो जन्म से हो, तो ये भी नहीं हो सकता। एडवांटेजियस इफेक्ट्स अगर हैं तो फिर कंट्रोल क्यों करना है, ठीक है, ये तो कह रहा है अवॉइड करने हैं। एडवांटेजियस इफेक्ट्स को कौन अवॉइड करेगा, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, तो वर्ड आपको नेगेटिव चाहिए था, एडवर्स इफेक्ट्स सच एज हाइपर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स को उसने क्या करना है, अवॉइड करना है, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है, ऐसे इंपैक्ट्स को, ठीक है। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए, ये इजी था काफी प्रिडिक्ट करना। अगला ब्लैंक स्पेस जिसके आसपास की लाइंस है, मोर ओवर ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस फर्दर डैश द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग। इट मींस जो ऑलरेडी चैलेंजेस चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, उसको जो क्लाइमेट चेंज है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, मतलब उसको और बढ़ा देती है या उसको और खराब कर देती है, राइट। फर्दर लिखा है, उसको आगे और खराब ही करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या जियोपॉलिटिकल जैसी चीजें क्या चैलेंजेस में ही आती हैं, जिसको साफ लिखा गया ग्लोबल चैलेंजेस। तो क्या करती हैं ये सिंप्लीफाई कर देती हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, नहीं, ये तो उल्टा ग्लोबल चैलेंजेस हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये एग्रावेट कर देते हैं। दोस्तों एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को पहले से भी वर्स कर देना, टू वर्सन द इफेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, या फिर टू एग्जैजरबेट द इफेक्ट ऑफ समथिंग। एग्जैजरबेट करना किसी चीज के इफेक्ट को, मतलब उसको पहले से भी बेहतर बना देना, ठीक है, टू मेक इट वर्स। वर्सन एक वर्ब है, इसको कह सकते हैं आप टू मेक इट या मेक समथिंग वर्स, तो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का दोस्तों तो मतलब होता है किस चीज को बेटर बनाना, टू बेटर समथिंग, बेटर वर्ब भी होती है, या फिर टू एनरिच समथिंग, उसकी क्वालिटी को बेटर बनाना, तो सी तो डेफिनेटली नहीं होगा।
डिमिनिश कर देती हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, ये तो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर देती हैं, जबकि हैं तो ये ग्लोबल चैलेंजेस। तो डिमिनिश करना मतलब डिक्रीज करना होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है किसी चीज के इंपैक्ट को मिटिगेट कर देना, उस इंपैक्ट को काम कर देना, शांत कर देना, डैम्पन कर देना, उसको कम करना, जिसको डिमिनिश ही कह सकते हो आप। तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या ऑप्शन बी, वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती हैं, बदतर बना देती हैं पहले से, या उसको और वर्स कर देते हैं। कौन? ये दो ग्लोबल चैलेंजेस, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ठीक है। जैसे कोई इंसान कहे कि जी मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में ऑलरेडी कुछ चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूं या कुछ कैटास्ट्रफीज फेस कर रहा हूं मैं। अब मैं घर जाता हूं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरे ऊपर और बर्डन ऐड कर देते हैं। तो मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मेरा जो बर्डन है, वो बर्डन बढ़ जाता है, लेकिन मेरी हालत जो है वो और ज्यादा वर्स हो जाती है इस टेंशन के चलते। ऑलरेडी एक और टेंशन जब आ जाए तो मेरी हालत क्या हो रही है, एग्रेवेट हो रही है, मेरी कॉम्प्लेक्सिटीज एग्रेवेट हो रही है। ठीक है, मेरे चैलेंजेस में एग्रेवेशन ऐड हो रही है, मतलब उसमें वर्सनिंग इफेक्ट आ रहा है। ओके दोस्तों, अगला फिल इन द ब्लैंक नंबर 5, while international cooperation is essential, इंटरनेशनल कॉपरेशन असेंशियल है, इट इज ऑफन हिंडर्ड बाय, अब इसको भी हिंडर कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, इसमें भी दिक्कत आती है। बाय व्हाट? बाय डैश इंटरेस्ट। कैसे इंटरेस्ट हिंडर करते हैं? लीविंग नेशंस टू ग्रैपल विद, मतलब फाइट विद कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज। तो कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं? पहला है कोहेरेंट इफेक्ट्स। दोस्तों कोहेरेंट होता है जो कोहेरेंस से बना हो, मतलब जहां पे सिमिलरिटी देखी जाए या फिर कनेक्टिविटी देखी जाए, तो कोहेरेंट, जिसको क्लियर भी कह सकते हो आप। अगर मैं कहता हूं उसके दिमाग में कोहेरेंट आइडिया है, मतलब बड़ा ही क्लियर आइडिया है, तो बाय कोहेरेंट इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर क्लियर इंटरेस्ट सुन के है तो फिर तो प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए। दूसरा है कलेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, तो हिंडर बाय कलेक्टिव इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट तो उल्टा उसमें बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, आपको नुकसान थोड़ी होगा अगर सब लोग मिलके एफर्ट्स कर रहे हैं, सब लोग मिलके इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं। तो कोहेरेंट और कलेक्टिव नहीं हो सकते। दोस्तों वेस्टेड का मतलब आपको बता देता हूं, डिसाइड आप करेंगे कि हो सकता है कि नहीं। ठीक है, साथ साथ आप सॉल्व कर रहे हैं। वेस्टेड का मतलब होता है हेल्ड परमानेंटली, जो परमानेंटली आपने चीजें होल्ड कर रखी हैं, चाहे वो आपके ओपिनियंस हो, चाहे आपके राइट्स हो, चाहे आपकी प्रायोरिटीज हो, चाहे आपकी प्रिविलेजेस हो, तो चाहे आपके इंटरेस्ट हो किसी चीज में, मतलब डीप डीप जो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, या फिर जिसको एब्सोल्यूट कह सकते हो आप, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अगला वर्ड है आइडियोलॉजिकल। ठीक है, मतलब लॉजिकल होना किस चीज का, सबके आइडियाज के साथ चल के। यूनानिमस का मतलब दोस्तों क्या है, जो सब साथ मिलके चले, लेकिन कलेक्टिव और यूनानिमस का मतलब तो सेम है। ठीक है, जो यूनिटी में हो सबके। तो बी और ई, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, ई भी निकल गया। आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट हो नहीं सकते, आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, आइडियोलॉजिकल आपके कुछ स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, आइडियोलॉजिकल आपके ओपिनियंस हो सकते हैं। इंटरेस्ट कैसा? जो बहुत डीप है, जो बहुत एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जिस चीज को परमानेंटली होल्ड ही नहीं कर रहा कोई, या उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, तो ऑब्वियसली उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो कहते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है असेंशियल है, लेकिन क्योंकि वहां एक एक्सट्रीम इंटरेस्ट नहीं देखा जा रहा, एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की कमी है, इसी वजह से वो हिंडर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी, वेस्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज डिपेंड्स। अल्टीमेटली जो सक्सेस है इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज की, वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स नॉट ओनली देयर फॉर्मुलेशन, सिर्फ ये नहीं कि आपने कुछ चीज फॉर्मुलेट कर दी। ठीक है, फॉर्मुलेट करने के साथ साथ उसकी इफेक्टिव डैश भी होनी चाहिए और उसकी टाइमली इवेल्युएशन भी होनी चाहिए। समझ गए होगे आप? ठीक है, तो पहले किस चीज को फॉर्मुलेट किया हमने, किस चीज को प्लान किया, फिर उस प्लान को हमने क्या किया, इंप्लीमेंट किया, फिर उस इंप्लीमेंट करने के बाद प्लान को आपने उस पर रेगुलर चेक रखा, उसकी वैल्यूएशन भी करते रहे कि चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही। यही एक स्टेप होते हैं, यही 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या फिर किसी भी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। राइट, तो पहला वर्ड ही है इंप्लीमेंटेशन। आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, इंप्लीमेंटेशन आएगा, कि सिर्फ फॉर्मुलेशन नहीं, उसकी इंप्लीमेंटेशन पे भी डिपेंड करती है सक्सेस, और साथ साथ टाइमली इवैल्यूएशन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों एक और वर्ड आपके पास मेंशन है, कंजेक्चर, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन, लेकिन ये ओपिनियन कैसा? बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट नॉलेज,
बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कह लो, चाहे इनकम्प्लीट नॉलेज कह लो, या फिर कह लो किसी एविडेंस के बिना है जो, ठीक है, बेस्ड ऑन द लैक ऑफ एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है, बस आपने ऐसी ओपिनियन दे दिया, उसको कंजेक्चर कह सकते हो आप, जिसको हाइपोथेसिस कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड निकल गया आपका ऑप्शन। प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे तो कहाँ सक्सेस मिलेगी यार, ये तो डिले करना हो गया प्रोक्रेस्टिनेट करना। इम्प्रोवाइजेशन मतलब इम्प्रूविंग, देयर इफेक्टिव इम्प्रूविंग एंड टाइमली इवेल्युएशन, ठीक है, पहले इंप्लीमेंट तो कर लो भाई उसको, तो डी निकल गया। कलिंग दोस्तों बिल्कुल ही नहीं आ सकता, क्योंकि कलिंग का मतलब क्या होता है, किलिंग या रिमूविंग। ये वर्ड, ये टर्म कहाँ यूज की जाती है, फ्लोरा फोना के अंदर, जब हम बात करते हैं प्लांट्स की या फिर कुछ एनिमल्स की, कि उनकी ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको रिमूव किया जाता है, कुछ को या कुछ को मार दिया जाता है, उनकी किलिंग होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कलिंग, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए इंप्लीमेंटेशन। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक हुए थे और आपकी इस वीडियो ने हेल्प करी या नहीं करी। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।